ठीक है, ये वाले 2-3 स्लाइड्स जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं, इनके अंदर मैंने कुछ रूल्स बनाए थे जो कि मुझे लगा कि मैं कंपाइल करके कुछ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। लेट अस गो थ्रू देम जिससे हमें एक फ़ील आएगी कि कैसे हम महादशानाथ या फिर महादशा को उसके रिज़ल्ट्स के लिए एनालाइज़ करें। सबसे पहले अगर महादशानाथ केंद्र का लॉर्ड है, तो केंद्र जो है वो विष्णु स्थान है और वो फ़ोकस ऑफ आवर लाइफ़ है। तो अगर ऐसी महादशा हो जो कि केंद्र के लॉर्ड के ग्रह की हो, तो इंसान अपनी लाइफ पर एकदम फोकस्ड रहता है। फिर त्रिकोण के लॉर्ड्स की अगर दशा आ जाए, तो उस समय कम मेहनत से हमें पास्ट लाइफ की ब्लेसिंग से ही बहुत सारे अच्छे फल मिलते हैं। अगर 3 से 11 के स्वामी की दशा आ जाए, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और रिजल्ट्स कम मिलते हैं। फिर 6, 8, 12 के स्वामियों की अगर ग्रहों की दशा आ जाए, तो आप समझते हो कि 6, 8, 12 जो है वो दुस्थान है, तो कहीं न कहीं कुछ रुकावटें, ऑब्स्ट्रक्शन और स्मूथनेस नहीं रहेगा। आपको बार-बार लगेगा कि मैं जो काम करता हूँ, वो काम रुक जाता है, अटक जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत संघर्ष है। अचानक से सब ठीक हो रहा है, सब कुछ खराब हो जाता है। तो ये जनरल रूल्स हैं, जैसे हमने हॉरोस्कोप को समझने की कोशिश की, कि हॉरोस्कोप में ये वाले हाउसेज़, वो वाले हाउसेज़ किस तरीके से रिज़ल्ट्स देते हैं। फिर सेकंड का लॉर्ड होगा तो अपनी इत्र राशि जहाँ पड़ रही होगी उधर का फल देगा। 12th का लॉर्ड होगा जिसकी इत्र वहाँ जिधर उसकी इत्र राशि पड़ रही होगी तो वहाँ का फल देगा। अगर सन और मून का साइन सेकंड और 12th में आएगा तो वो सेकंड और 12th से पर्टेनिंग ही अपने रिजल्ट्स देंगे। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट जिसमें हमें ध्यान देना है कि महादशानाथ और अंतर्दशानाथ एक दूसरे के साथ कैसे बैठे हैं। अगर वो अच्छे संबंध में बैठे हैं, पंचम नवम बैठे हैं या फिर 3-11 बैठे हैं, तो वो पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स देते हैं। या फिर वो एक-दूसरे के साथ दृष्टि संबंध बना रहे हैं या फिर वो कुछ ऐसे ऐसे भावों के लॉर्ड्स हैं गिवन हॉरोस्कोप के लिए, जो कि एक सी बात करते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर 5th का लॉर्ड भी हो गया और 9th का लॉर्ड भी हो गया, महादशा और अंतर्दशानाथ के स्वामी, तो दोनों एजुकेशन हाउसेज़ की बात कर रहा है या फिर एजुकेशन एंड ट्रैवलिंग की बात कर रहा है, तो एजुकेशन के लिए ट्रैवलिंग हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि महादशानाथ और अंतर्दशानाथ किन-किन हाउसेज़ को इन्वॉल्व करके अपने लिए उन हाउसेज़ के अंतर्गत एक कॉमन थीम निकालते हैं और उस कॉमन थीम को फिर हमारी वो महादशा और अंतर्दशा फुलफिल करती है अपने रिजल्ट से। अगर महादशानाथ और अंतर्दशानाथ अनरिलेटेड मतलब ना ही तो वो एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध रखते हैं, ना ही एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और ना ही एक दूसरे का एक्सचेंज है, किसी भी तरीके से संबंध नहीं बन रहा, ना ही एक दूसरे की राशि में है, तो यानी कि उस गिवन हॉरोस्कोप में महादशा और अंतर्दशा नाथ एक दूसरे से कोई संबंध नहीं बना रहे, दूर-दूर बैठे हैं, कोई ना पोज़ीशन से, ना एस्पेक्ट से, ना कंजंक्शन से, ना नक्षत्र एक्सचेंज से, ना हाउस एक्सचेंज से। तो इसका मतलब एक अपने रास्ते जा रहा है, दूसरे अपने रास्ते जा रहा है। तो जब 2 लोगों को एक काम करके रिज़ल्ट एक अच्छा निकालना था, तो एक तो अपना अलग काम कर रहा है, दूसरा अपना अलग काम कर रहा है, तो रिज़ल्ट्स कुछ भी नहीं निकले। तो ऐसी महादशा और अंतर्दशा जहाँ महादशानाथ और अंतर्दशानाथ एक दूसरे से संबंध ना बनाते हों, उसमें जो फलित रिजल्ट्स निकलते हैं वो काफ़ी हल्की क्वालिटी के होते हैं और वो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाते। लेकिन अगर महादशानाथ और अंतर्दशानाथ अच्छे भावों के स्वामी हों और एक दूसरे के साथ ऐसे भावों से संबंध बना रहे हों, जिनका कि अंडरलाइंग एम एक सा हो, यानी कि अगर 5th, 9th, 2nd, 4th का संबंध बन जाए, तो वो पढ़ाई की बातें कर रहा है। फिर उसके बाद 4th, 8th, 2nd की बात करें, तो वो क्या करेगा? वो प्रॉपर्टी की बात करेगा। 4th हाउस प्रॉपर्टी, घर हुआ, इनहेरिटेंस हुआ, फैमिली हुई। तो फैमिली की बात कर रहा है, घर की बात कर रहा है। फिर उसके बाद शादी की बात कर रहे हैं। 2nd हाउस का प्रॉमिस देखो, 7th हाउस का प्रॉमिस देखो, 5th हाउस का प्रॉमिस देखो, 9th हाउस का, 11th हाउस का। तो इसका मतलब ये वाले हाउसेस की लॉर्डशिप आ गई और अगर उसकी मैरिजेबल एज है, तो अंडरलाइंग इन सब लॉर्ड्स की जो एम है, वो ये है कि इसकी शादी हो जाए।
या इसका बिजनेस चल जाए या इसकी पार्टनरशिप हो जाए या इसकी नेगोशिएशंस हो जाए। तो डिपेंड करता है कि गिवन हॉरोस्कोप में महादशानाथ, अंतर्दशानाथ एक दूसरे के साथ किस तरीके का संबंध बनाते हैं और किन हाउसेस के कॉन्टेक्स्ट में एक कॉमन बात निकालते हैं। फिर उस कॉमन बात को लेकर ही उस समय में कोई रिजल्ट्स उस जातक के लिए निकल सकते हैं। फिर एक और बात क्या हो सकती है, अगर महादशानाथ और अंतर्दशानाथ यदि पीड़ित हो जाए या फिर खराब भावों के स्वामी बन जाएं, तो आप कैसे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करोगे? तो खराब रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करोगे। फिर यदि महादशानाथ और अंतर्दशानाथ लॉर्ड्स हो जाएं 3, 6, 8, 11 जो कि किसी भी गिवन हॉरोस्कोप के लिए फंक्शनल मेलेफिक हो जाते हैं, यानी कि बेशक से वो नैसर्गिक शुभ ग्रह क्यों ना हो, लेकिन वो उस गिवन हॉरोस्कोप के लिए कुछ ना कुछ खराब करने की क्षमता रखते हैं। तो वो फंक्शनल मेलेफिक वाले एबिलिटी के साथ वो लॉर्ड्स अपना काम करेंगे। फिर उसके बाद महादशानाथ, अंतर्दशानाथ अगर एक दूसरे के साथ पोजीशन, एस्पेक्ट और कंजंक्शन के साथ रिलेशन बनाते हैं, तो वो एक दूसरे से संबंधित हैं। तो वो एक ही संबंध के अंतर्गत अपने कार्य को पूरा करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये देखें कि महादशानाथ, अंतर्दशानाथ एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं या नहीं बना रहे। पहली बात, क्या वो अपने आप में पीड़ित हैं किसी अशुभ नैसर्गिक अशुभ ग्रह से या फिर फंक्शनल अशुभ ग्रह से 3, 6, 8, 11 यानी कि फंक्शनल अशुभ ग्रह से दृष्टि संबंध बनाते हैं या फिर एस्पेक्ट्स लेते हैं उनकी या फिर उनके साथ संधि करते हैं, कंजंक्शन करते हैं या उनके हाउसेस में बैठे होते हैं। तो इस तरीके से महादशानाथ और अंतर्दशानाथ पीड़ित हो सकते हैं। तो जब कोई महादशानाथ और अंतर्दशानाथ अपने आप में पीड़ित होगा, तो जितने शुभ फल देने की वो क्षमता रखता था, उसकी क्षमता में कहीं न कहीं कुछ कमी आ जाएगी। तो जो रिजल्ट्स आप हाई क्वालिटी के एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्वालिटी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है? तो दिस इज़ हाउ आई ट्राइड कि फिर हम इसको आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी इससे रिलेटेड किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन है मैम, किसी का? यस यस मैम। मैम, आपने बताया कि जो राहु और केतु अगर केंद्र में होते हैं तो या त्रिकोण में होते हैं, they become राजयोग कारक if they are अच्छा sitting alone। अच्छा अकेले बैठे होंगे तो राजयोग का कारक बनते हैं, तो मैम वो अच्छे फल देंगे मतलब। अच्छे फल देंगे, यस, दे आर वेरी स्ट्रांग। ओके। राहु मैम एंड अगर केतु की महादशा आई विल टेक इट एज अ सेपरेट क्लास। यस। मैम अगर जैसे त्रिकोण में होंगे तो एक अगर त्रिकोण में होगा तो दूसरा इविल हाउस में होगा, क्योंकि वो 11th या 3rd में पड़ेगा, तो यस, तब भी वो राजयोग कारक ही होंगे अगर अकेले अकेले बैठे होंगे तो। बिल्कुल। जो त्रिकोण में बैठा है वो राजयोग कारक होगा। दोनों होंगे या नहीं होंगे हमने बात नहीं करी। हमने बोला केंद्र और त्रिकोण में यदि राहु या केतु में से कोई भी अकेला बैठा है, केंद्र में तो दोनों केंद्र में ही होंगे। जी मैम। त्रिकोण में जो भी अकेला जिस त्रिकोण में बैठा है वो शुभ फल कारक होगा और राजयोग कारक। जी मैम। ठीक है। और शंका समाधान किया जाए। मैम मेरा एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जनरल क्वेश्चन है ये कारक को ही लेकर। जैसे हम दो बातें कहते हैं कि एक प्लैनेट स्ट्रांग है, इट्स वेल, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो वो अच्छे फल देगा। दूसरा हम जैसे भी कह रहे हैं कि ये राहु केतु के लिए जैसे हमने कहा कि ये राजयोग कारक है तो अच्छे फल देंगे। जब हम कहते हैं अच्छे फल देंगे तो उसमें मान लीजिए वो अ, जैसे हर एक हाउस में कुछ ना कुछ अच्छे कारक होते हैं और कोई ना कोई एक दो पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि नेगेटिव कारक, नेगेटिव पोर्शन ऑफ आवर लाइफ होता है। जैसे 6th हाउस से हम जॉब का भी देखते हैं, अगर उस पर अच्छा इन्फ्लुएंस हो तो हमारी जॉब बहुत अच्छी हो जाती है।
लेकिन वो रोग ऋण शत्रु का भी घर है। तो जैसे मंगल वहां पे 6th हाउस में अगर उच्च के होके बैठ गए, जैसे इसी हॉरोस्कोप में हमने देखा विपरीत राजयोग बन रहा है, तो हम उसको कहते हैं कि वो अच्छे फल देंगे फॉर एग्जाम्पल। तो वो अच्छे फल का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली कि 6th हाउस से रिलेटेड जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हमारी लाइफ है उनमें इजाफा करेंगे, या जो 6th हाउस के ओवरऑल सारे कारकत्व हैं उन सभी को बढ़ाएंगे, जिसमें हमारी अच्छी जॉब भी आ गई और हमारे दुश्मन भी आ गए। हमें अच्छी जॉब भी मिल गई लेकिन हमारे दुश्मन भी बढ़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल, दो चीजों का डिफरेंस दोनों मैं ही चीजें मिलेंगी, ऐसे ही मिलेंगी। आपको अच्छी जॉब भी मिलेगी और आपको अच्छा कंपटीशन भी मिलेगा और आपको अच्छे शत्रु भी मिलेंगे, उच्च क्वालिटी के। तो आपको मेलेफिक्स इन द 6th हाउस, दे आर गिविंग यू द एबिलिटी टू फाइट। लड़ना क्यों है? लड़ना तो इसीलिए है ना क्योंकि आगे शत्रु है। कंपटीशन को क्लियर करना है क्योंकि कंपटीशन है। रोग आएगा इसलिए रोग से लड़ना है, इसलिए स्ट्रांग मंगल है। तो वो शत्रुता भी देगा, रोग भी देगा, जॉब भी देगा, कंपटीशन भी कराएगा, कंपटीशन विन भी कराएगा, शत्रुता देगा, उससे लड़ाई में जीत भी कराएगा। तो सब कुछ मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। तो बिकॉज अब ये इसेंशियली 6th हाउस का कॉन्सेप्ट है। 6th हाउस में उच्च का मंगल बैठा है, इसका मतलब 6th हाउस का वर्चस्व ऊंचा होगा। तो जो जो छठे भाव से मिलता है, रोग मिलेगा उससे लड़ना होगा, शत्रु मिलेंगे उनसे लड़ना होगा, कंपटीशन मिलेगा क्लियर करोगे, जॉब मिलेगी उच्च पदवी की कंपटीशन के बाद। राइट? सब कुछ ऐसे ही होगा। तो हम इसे एग्जैक्टली ऐसे नहीं बोल सकते कि वो शुभ फल ही देगा, मतलब उसकी बिकॉज इट्स अ स्ट्रेंथ बैड बैड। हाउस, इट्स अ 6th हाउस। जी तो छठे भाव को भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन मंगल की डिग्निटी को भी नहीं छोड़ सकते। छठा भाव अपने फल दे रहा है, मंगल छठे भाव में बैठ के अपने फल देगा अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार। अगर यही मंगल यहाँ नीच का बैठा होता तो मैं कुछ और बोलती। अब ये मंगल छठे भाव में पूरा का पूरा स्ट्रेंथ लिए हुए बैठा है, उच्च का मतलब मंगल है। शत्रु भी यही दे रहे हैं और शत्रुओं का नाश भी यही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नाश किसका होगा? अगर शत्रु होंगे तभी तो होगा ना नाश। जी रोग होगा तभी तो उससे लड़ाई होगी, कंपटीशन मिलेगा तभी तो कॉम्पीट करोगे। जी अगर सब कुछ आसानी से जॉब मिल गई, उच्च पदवी मिल गई, सब मिल गया, तो मंगल क्या करेगा वहां? संघर्ष नहीं देगा मंगल आपको। छठा भाव है, संघर्ष नहीं देगा? देगा। जी हर तरीके की लड़ाई लड़नी होगी और लड़ने की क्षमता देगा। इंपॉर्टेंट बात, जीत होगी क्योंकि मेलेफिक्स इन द 6th हाउस, दे हेल्प यू टू फाइट आउट द स्पिरिट। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को फाइट करेगा, लोन लेगा तो लोन उतारेगा, जॉब मिलेगी कंपटीशन को क्लियर करके, शत्रुता भी होगी जॉब में, लेकिन अपनी वर्चस्व को ऊंचा रखेगा सेनापति, है ना? जी मैम। सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि मंगल उच्च का बैठ गया तो सब बाकी सब छोड़ दिया उसने, सब कुछ होगा।